देखो आ जाओ, देखो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेंड इन, मतलब इंडिया में लॉ से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो कहाँ पे दिए हुए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जो पास्ट कब हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जो किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक, एसेंट कब रिसीव हुआ था, 25 अप्रैल 1872, और केम इनटू फोर्स यानी एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1 सितंबर 1872। ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यस और नो? आई नीड एन आंसर। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, ठीक है, बट जब से आर्टिकल 370 अमेंड हुआ है तब से ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर भी क्या हो गया, अमेंड हो गया। क्लियर है? इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, 266, जिसमें इन 1930 में क्या हुआ था, सेक्शन 76 से 123 सेपरेट हो गया था, और वो क्या बना, सेल ऑफ गुड एक्ट। क्या बना? सेल ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट बना, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट को प्यार से क्या बोलते हैं, सोगा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोगा, क्या बोलते हैं? सोगा, एसओजी है, सेल ऑफ गुड एक्ट, गुड्स एक्ट, ठीक है। और 1932 में फिर क्या हुआ, सेक्शन 239 टू 266 सेपरेट हुआ, और क्या बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो प्रेजेंटली मैंने एक चार्ट बनाया था ना सेक्शन का, कोई मेरे को चार्ट दिखाओ तो, कोई हमको चार्ट दिखाएगा, कोई मेरे को चार्ट दिखाओ। हम लोग अपने वर्ड्स में लिखे हैं। मेरे को व्हाट्सएप करो। चलो देखो, प्रेजेंटली सेक्शन 1 से लेकर 75 तक क्या डील करता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 124 से लेकर 238 तक क्या डील करता है, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी। क्लियर है? बीच का सेक्शन 76 से 123 क्या डील करता है, सेल ऑफ गुड एक्ट। और फिर 124 से 238 तो यहाँ आ गया, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी में। फिर 239 से लेकर 266 क्या डील करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इस एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पास्ट, पीछे से जाके इस एक्ट को चेंज नहीं कर सकते। 1872 में जाके चेंज कर सकते हैं क्या लॉ को? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हम 1872 में जा सकते हैं? नहीं, नहीं, दैट मीन्स जाना पॉसिबल नहीं है। है। चलो देखो, फिर हम क्या स्टार्ट किए थे, अपना फेवरेट टॉपिक क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2H में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। क्या होता है, अग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल होना चाहिए। कौन इन्फोर्सेबल होना चाहिए, ये जो अग्रीमेंट है ये क्या होना चाहिए, ये जो अग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का मतलब लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए एग्रीमेंट के थ्रू। लीगल रिलेशन का मतलब हुआ कि वैसा रिलेशन जो अगर ब्रीच हो तो आप कहाँ जा सके, कोर्ट। क्लियर है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में दो टर्म आया, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट कौन सा सेक्शन में दिए हुए हैं, सेक्शन 2E में। एग्रीमेंट क्या होता है,
एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है? एवरी प्रॉमिस Every promise. एंड एवरी सेट ऑफ Every प्रॉमिस promise. फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। आलू वाला एग्जांपल याद है? हाँ। याद है ना? हम्म। ये तुम लोग रिवीजन कर रहा है, सच्ची सच्ची बताना। रिवीजन यानी कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मरोगे से। चलो कर रहे हैं सर। देखो, अब एग्रीमेंट में कौन सा टर्म आया? प्रॉमिस। कौन सा टर्म? प्रॉमिस। जो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2B में। प्रॉमिस क्या होता है? द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। जिस बंदे के लिए मैंने प्रपोजल बनाया और उसने अपना क्या दे दिया? Assent. जिसके लिए मैंने प्रपोजल बनाया और उसने अपना क्या दे दिया? एसेंट, यानी उसने एक्सेप्टेंस दे दिया उस प्रपोजल के लिए, तो ये क्या माना जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. ठीक है, तुम लोग रिवीजन क्यों नहीं कर रहे, ये बता दो मेरे को। हेलो हेलो, हेलो। रिवीजन तुम लोग क्यों नहीं कर रहा है? कर तो रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बाद टेस्ट है, जिस दिन खत्म होगा उसके अगले दिन। नेक्स्ट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्या रेज करेगा? लीगल, क्या रेज करेगा? लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब जिसको तुम कोर्ट में इन्फोर्स करा सको, जिसको तुम कोर्ट में इन्फोर्स करा सको। क्लियर है? अब देखो, मैंने एक चीज बताया था, ऑल एग्रीमेंट्स आर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एग्रीमेंट हुआ होगा और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन क्या सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नहीं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है। हाँ होता है। होता है, Agreement लेकिन होगा तभी लेकिन contract बनेगा। क्या सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नहीं। क्लियर है? नहीं। अब देखो, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कुछ कुछ एसेंशियल एलिमेंट है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। दूसरा फ्री कंसेंट। तीसरा कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। चौथा लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट Legal होना option. चाहिए वो एक्सप्रेसली वर्ड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन 10 में कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं। सेक्शन 10 में कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है, जैसे एग्रीमेंट होने के लिए दो पार्टी चाहिए, ज्यादा भी चल सकता है। कम से कम दो चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। क्या सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए? क्या मीनिंग सर्टेन होना चाहिए? और जो परफॉर्मेंस होगा वो पॉसिबल होना चाहिए ना। अरे ये सब डिटेल में बताया था मैंने। Yes. जैसे देखो, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट। मैंने क्या बोला था? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी। कितने पार्टी का होना जरूरी है? कम से कम Two parties का। दो पार्टी का। तो क्या तुम खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। नहीं। फिर मैंने एक केस लॉ डील किया था, गुजरात वर्सेस रमन लाल सन्स एंड कंपनी। इसमें हुआ क्या था? रमन लाल सन्स एंड कंपनी ने अपना पार्टनरशिप क्या हुआ था, उसने अपना डिसॉल्व करा दिया था। ठीक है, और वो उस पार्टनरशिप का एसेट अपने घर लेके चला गया, तो क्या इसको सेल मानेंगे? नहीं। बोलेंगे कि नहीं। पार्टनरशिप फर्म ने तुमको सेल किया है। अरे अपनी प्रॉपर्टी अगर हम एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाएंगे तो क्या वो सेल माना जाएगा? नहीं। ऐसे समझो कि तुम अपना रूम शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो
अब भी जिस घर में रह रहे हो उस घर का सारा सामान तुम्हारा ही है ना, हाँ तो क्या दूसरे रूम में उसको शिफ्ट करोगे तो वो सेल माना जाएगा? नहीं सेल माना जाएगा, ये से नो, सिर्फ एक लोग मत बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। एग्जाम्पल याद है, बलफर वर्सेस यस सर। बल्फर। बलफर। कोई मेरे को बताएगा क्या हुआ था? सर कोई मेरे को बताएगा क्या हुआ था? हाँ, हस्बैंड वाइफ रहते हैं और हस्बैंड बाहर रहता है, और हिंदी में बताएंगे इंग्लिश में? अरे हिंदी में ही बताना है। हाँ, तो वो हस्बैंड रहते तो वो हर महीने खर्च जो देता है पेमेंट करता है, लेकिन वो किसी और के साथ अफेयर रहता है उसका, तो वो केस कर देती है कि हमको बंद कर देता है पैसा देना, तो केस करती है तो वो क्या हो जाता है, डोमेस्टिक हो जाता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के चलते ये केस बंद हो जाता है, कोई केस नहीं बनता है इससे। ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कोर्ट ने इसके लिए क्या कर रखा पॉसिबल है? नहीं हुआ, हाँ, मना कर रखा है। मना और मना कर दिया और केस। पेपर में ये लिखना है कि उनका क्या था, ये लिखना रिलेशनशिप। कि उनका अफेयर था, उसका अफेयर चल रहा था पेपर में तो आप बोले बोले इंग्लिश, तो हम बोलिए अरे लिखा तुम हुआ है इंग्लिश में, हम इंग्लिश में पढ़े हैं। पेपर में अरे यार लिखना था। है, पेपर में लिखना है। केस लॉ में सिंपल सा चीज है, हस्बैंड एग्री टू पे हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट एज ए मेंटेनेंस तो हम वही रिलेटेड। लिखते हैं, वही और प्रैक्टिस किए हैं और लिखने के। लिखना क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ठीक है, हाँ, खर्च क्लियर है? हस्बैंड के लिए पैसा देने से क्या हो गया? मना। मना कर दिया। ठीक है, प्रॉमिस अमाउंट देने से, तो वाइफ उसके ऊपर क्या कर दी? केस कर दी, केस कर वो दी। अमाउंट के रिकवरी के लिए। इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर। क्या इस केस में वाइफ रिकवर कर पाएगी पैसे? नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि ये क्या है, सोशल एग्रीमेंट या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना। हाँ, तो इस केस एग्रीमेंट में है सोशल। वाइफ रिकवर नहीं कर नहीं पाएगी, कर- क्योंकि यहाँ पे पार्टी नहीं, का इंटेंशन क्या नहीं है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है ही नहीं। केस अवॉइड हो जाएगा ना। केस होगा ही नहीं तो बंद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, केस अवॉइड नहीं होगा। नहीं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना, केस नहीं होगा। देखो, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ, अगर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए? हाँ, ठीक यस है, सर, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए? यस सर, मीनिंग सर्टेन मीनिंग सर्टेन होना होना चाहिए। चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए दोनों साइड। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हम तो सर, ये नहीं दोनों बोल सकते साइड। ना कि हम जादू से तारा तोड़ के ले आएंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। ठीक है, अब देखो, और क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक आदमी ऑफर करेगा, दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा, होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? ऑफर। मैंने एक चार्ट बनवाया था ना, हॉरिजेंटल ऑफर, नीचे एरो देके, ड्रॉप डाउन एरो दे के एक्सेप्टेंस, तो प्रपोजल बना, ड्रॉप डाउन एरो दिए, कंसिडरेशन डाले, एग्रीमेंट बना, ड्रॉप डाउन एरो दिए, इनफोर्सिबिलिटी नहीं सर, डाले, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया। बनवाए? बहुत मारेंगे, कहाँ बनवाए? बनवाया लिखे बहुत हैं। मारेंगे। कब बनवाए? कब? अच्छा, इस नेक्स्ट क्लास वाले में। ये तुम्हारा ड्यूटी है बनेगा पता करना। फॉर्मेशन एग्रीमेंट नेक्स्ट, एग्रीमेंट फॉर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, प्री कंसेंट होना चाहिए। अमरजीत वाला एग्जांपल याद है, मार के मुंह हाथ लाल कर दिए और बोले कि बेटा तुम अपना घोड़ा बेचो। हाँ, याद है मैं। घोड़ा वोड़ा कान पे सटा दिए, बोले सामान बेच नहीं तो ठोक देंगे। तो ये क्या है? जोर जबरदस्ती है ना। इसको क्या बोलते हैं? जोर जबरदस्ती ना, फोर्सेबली ना। हम्म। फिर मैंने एक लैटिन टर्म बताया था, कंसेंसस एड ईडम। क्या बताया था? कंसेंसस ऑफ ईडम। एड ईडम मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ माइंड, यानी एक दूसरे का विचार मिलना, हम्म। जिसको नॉर्मल टर्म में बोलते हैं समथिंग सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं अपना घोड़ा बेचूंगा और तुम बोल रहे हो मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा। ठीक है, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ, क्या वो तुम वही चीज तुम परचेज करना चाहते हो? नहीं। यस अरे सर। मैं बोल रहा हूँ मैं घोड़ा बेचूंगा और तुम बोल रहे हो हाँ हम घोड़ा खरीदेंगे, तो क्या तुम वही चीज, नहीं तो इस पे केस नहीं। वही नहीं, इस चीज? पे केस नहीं, अपोजिट रहे तो ना केस कर सकते। हाँ तो मतलब आई, दोनों का माइंड मिल रहा है ना, दोनों का सेंस मिल रहा है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या कैपेसिटी होना चाहिए पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का?
यस सर। कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता है? मैंने 3 लोगों का नाम बताया था। जो एज मेजोरिटी, साउंड माइंडेड और डिस्क्वालिफाइड जो होंगे वो। जो माइनर हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो अनसाउंड माइंड हो और यानी साउंड माइंडेड। हाँ। लुनाटिक, इडियट, हम्म। इडियट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हाँ तो वही ठीक है, साउंड माइंड ठीक है। और जो और डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड हो, जैसे बना ही हो जिससे। जैसे एलायन एनिमी, जैसे वो बंदा जो जेल में है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अक्यूज्ड, क्या अक्यूज्ड, उसके साथ भी केस कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन। clear। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? बदले में। क्या होता है? बदले में। बदले में। इसका लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म क्या है? क्विड प्रो प्रोक्यूड। क्यू। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन। समथिंग रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी यस। मैं जो बेचना चाहता हूँ, क्या तुम वही खरीदना चाहते हो? सॉरी 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 सॉरी। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल याद है? मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्ट क्या था कि हम तुमको क्या सेल करेंगे? वाइन। उसके बदले में तुम क्या दोगे? पैसे। वाइन सेल करना क्या है? लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। लेकिन क्या उसके अगेंस्ट में पैसे रिसीव करना लॉफुल है? नहीं। अरे पैसा दे रहा है, पैसा बैन थोड़ी किया गया है। पैसा कुछ बन, लेकिन वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है ना। अरे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। उसका एग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट इलीगल है ना, कंसिडरेशन तो लीगल है। हाँ कंसिडरेशन लीगल है। नेक्स्ट वन, मैंने बोला मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम मेरे को ड्रग्स ला के दोगे, तो क्या पैसे देना लीगल है? और तुमसे नहीं। और तुमसे इलीगल है। तुमसे ड्रग्स लेना इलीगल है ना, लेकिन पैसे देना तो लीगल है। अब हद हाल है, ये लोग पैसा को इलीगल बना दिया। ये पैसा लीगल है। हम क्या बोले? मतलब हद हाल है यार। और वैसा, अरे पैसे तो लीगल है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पैसा लीगल है ना। अब पैसा के बदले में तुम कुछ इलीगल चीज ले रहे हो, वो गलत है ना। नेक्स्ट वन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने क्या कर रखा हो? मनाए। इलीगल घोषित कर रखा हो। जैसे बिहार में वाइन का ट्रेड लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। इलीगल। ड्रग्स का ट्रेड लीगल है या इलीगल है? इलीगल। इलीगल है। नेक्स्ट वन, फिर मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन क्या बताया था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होते हैं, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे बताया था वॉइड, जिसका सेक्शन क्या है? 2J। ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है? वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने से लॉ ने क्या कर दिया है? मना। जिसको करने से लॉ ने क्या कर दिया है? सीज। यानी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था वो परफॉर्म करना पॉसिबल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो गया? सीज हो गया। और सीज होने का रीजन था कि या तो चेंज इन लॉ हुआ है या फिर सिचुएशन में चेंज हो गया है। ठीक है। याद है MF हुसैन साहब को पेंडिंग बनाने बोला था, MF हुसैन साहब सलट गए, तो क्या उनके आत्मा को बोलेंगे ए भाई फोटो बना देना? नहीं। नहीं ना। नहीं। क्लियर है? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक या एक से अधिक पार्टी के ऊपर क्या हो? के साइड पे इन्फोर्सेबल हो। दूसरे या दूसरे पे इन्फोर्सेबल हो जरूरी नहीं है। जैसे अमरजीत को मैंने क्या करा था? मार के, डरा धमका के उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया था ना। यस सर। तो अमरजीत मेरे ऊपर केस कर सकता है ना, हाँ मुझे। क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। क्या मैं थाने में जाके या कोर्ट में जाके ये बोल दूं खुद ही कि मैंने अमरजीत के साथ गलत किया है? नहीं। मैं ही फंस जाऊंगा ना। तो किसके साइड पे क्या है? इनफोर्सेबल है अमरजीत के साइड पे, ना कि मेरे। क्लियर है? और इलीगल क्या होता है? जिसको करने के लिए लॉ ने क्या कर रखा है? मना। आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है। क्या तुम पेड़ काट सकते हो? नहीं। लॉ अलाउ करता है। नहीं। इन्वायरमेंटल लॉ अलाउ करता है पेड़ काटने के लिए? नहीं ना।
यानी ये इलीगल है ना पेड़ काटना, ठीक है। अनइनफोर्सेबल क्या होता है, जो सब्सटेंस में क्या है बढ़िया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटेंस क्या है बढ़िया, लेकिन उसमें क्या है टेक्निकल डिफेक्ट है। जैसे राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में है नहीं, राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में है नहीं, ठीक है। मैंने बोला था कम से कम एग्रीमेंट के टाइम पे 3 पार्टी होने चाहिए, 2 ही पार्टी है, तो ये सब क्या है टेक्निकल डिफेक्ट है ना, क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस, मैंने होमवर्क दिया था ना डिफरेंस लिखने के लिए, मैंने दो होमवर्क दिया था, एक वॉइड एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस, याद है? एग्रीमेंट का हाँ, तुम लोगों ने सेंड भी करा है बट सबने सेंड नहीं करा है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या, या तो बोल के या फिर लिख के। इम्प्लाइड क्या होता है, बाय इम्प्लीकेशन, तुम्हारे हरकत, तुम्हारे इशारों से, तुम्हारे हरकत या तुम्हारे इशारों से या लॉ के द्वारा, दोनों लिख के और बोल के दोनों, देखो एक्शन वाला इशारों इशारा से action। कॉन्ट्रैक्ट देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या तो बोल के, या तो लॉ ने बोला है, या तो लॉ ने, एक्शन या तो लॉ ने क्या है, या फिर तुम्हारे एक्शन से पता चलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो, या तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसको कभी कभी प्यार से बोलते हैं इशारों इशारों में, क्या बोलते हैं, इशारा क्लियर है, याद है? इशारा में कॉन्ट्रैक्ट हाँ, जैसे ऑटो रुकी, तुम बैठ गए, क्या तुमने कुछ करा, तुमने एक्शन किया ना सिर्फ, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल, तुम दुकान में गए, बोले भैया मेरे को फोन दिखाओ, बढ़िया सा तुमने स्पेसिफिकेशन बता दिया, दुकान वाले ने तुम्हारे बताने के अकॉर्डिंग फोन निकाल दिया, ठीक है। दुकान वाला तुमको फोन दिखाता है और पूछता है ठीक है, तुमने भी मुंडी हिला दिया, ये क्या है, इशारा है ना, क्लियर है। नेक्स्ट वन, टेसिट, कौन सा, टेसिट, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा एक्शन दिखाई देता है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा एक्शन दिखाई देता है। लॉ यहाँ कुछ नहीं बोलता है, लॉ यहाँ कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पे सिर्फ क्या काम करता है तुम्हारा एक्शन। जैसे एटीएम में गए, पैसे विड्रॉ कर लिए, तुमने क्या करा, एक्शन ना। नेक्स्ट वन, क्वाजी, कौन सा, ये एक्चुअल नहीं होता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है। एग्जाम्पल याद है, सामान खोया था, तुमने जिसका सामान था उसको ढूंढा, उसको सामान दिया और उससे क्या लिए, उसको ढूंढने में जो पैसे खर्च हुए उससे रिकवर किए ना, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का यूज करके आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फ्लिपकार्ट, फोन के थ्रू फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर मारते हो ना, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का था, पहला क्या था, एग्जीक्यूटेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में या तो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बचा है या दोनों साइड से कुछ ना कुछ बचा हुआ है, या तो सिर्फ एक साइड से बचा है या फिर दोनों साइड से कुछ ना कुछ बचा हुआ है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी। अब एग्जीक्यूटरी कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक होता है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब क्या, एक तरफा, यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा, और बायलेटरल का मतलब दोनों साइड से। जैसे तुमने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर मारा और एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो तुम्हारे साइड से परफॉर्मेंस हो गया, यूनिलैटरल, अरे तुम्हारे साइड से परफॉर्मेंस हो गया, अब बचा हुआ किसके साइड से है, फ्लिपकार्ट वालों के साइड से, फ्लिपकार्ट साइड से, क्लियर है। अब देखो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है, लेकिन तुमने पेमेंट नहीं करा है, तुमने बोला हम सीओडी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, तो तुम्हारे साइड से भी परफॉर्मेंस बचा हुआ, सामने वाले के साइड से भी परफॉर्मेंस बचा हुआ है, ये बायलेटरल हुआ,
अगला पढ़ा था हमने प्रपोजल या ऑफर। अगला क्या पढ़ा था? प्रपोजल या ऑफर। वही कि मैंने तुमको बोला कि मैं अपना घर ही बेचना चाहता हूँ, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है? प्रपोजल है ना। प्रपोजल के कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे ना, कि जो पर्सन प्रपोजल बनाएगा उसको प्रॉमिसर बोलेंगे या ऑफरर बोलेंगे, जिसके लिए बनाएगा उसको प्रॉमिसी बोलेंगे, ठीक है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा। ऑफर क्यों देंगे? अपना विलिंगनेस या तो कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए जाहिर करेंगे, ठीक है। ऑफरी किसको बोलते हैं? ऑफरी, जिसके लिए ऑफर बनाया गया। क्लियर है? जिसके लिए बनाएगा उसको ऑफर देंगे। उसको ऑफर ही बोलते हैं। ऑफर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज के लिए होगा ना, कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए। याद है? यस सर। और यस सर। विलिंगनेस क्यों एक्सप्रेस करेंगे? ऑफर में अपना विलिंगनेस क्यों एक्सप्रेस करेंगे? ताकि क्या ले सके? असेंट। एसेंट। क्लियर है? तुम लोग समझ रहे थे? बहुत जल्दी आप पढ़ा यस रहे हैं। सर। हाँ, तो रिवीजन करा रहा हूँ, इसको पढ़ाना नहीं बोलते। फिर भी धीरे धीरे। नो। काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर कितने तरह का होता है? दो तरह का, दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑफर को, ठीक है। पहला, हाउ मेड, ऑफर कैसे बना, और दूसरा, टू हुम मेड। पहला क्या? हाउ मेड, कैसे बना, तो या तो एक्सप्रेस ऑफर होगा या फिर इम्प्लाइड होगा। यानी वो एक्सप्रेस में क्या हो जाएगा? रिटेन या फिर ओरल। और रिटेन या और इम्प्लाइड में क्या होगा? कंडक्ट। इम्प्लाइड में क्या होगा? कंडक्ट या एक्शन। क्लियर है? और टू हुम, ऑफर किसके लिए बनाएंगे? या तो बहुत लोगों के लिए बनाएंगे या फिर एक के लिए बनाएंगे। तो बहुत लोगों के लिए बनाएंगे या फिर किसी एक के लिए बनाएंगे। क्लियर है? बहुत लोगों के लिए जब ऑफर बनता है उसको क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर। कौन सा ऑफर? जनरल ऑफर। ठीक है। और सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है। जनरल ऑफर किसको बोलते हैं? जनरल ऑफर बोलते हैं जो पब्लिक के लिए बनता है। ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट आता है ना शॉपिंग मॉल्स में कि इतने रुपए के सामान पे इतना रुपया ऑफ, तो क्या वो एक किसी खास पर्सन के लिए होता है या सबके लिए? सबके लिए होता है ना। क्लियर है? क्लियर है? अब स्पेसिफिक, मैंने मिस एक्स को बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ठीक है। या फिर मैं तुम्हें अपनी घर ही बेचना चाहता हूं, तो मैं किसको बोल रहा हूं? एक्स को ना, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ना, तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक ऑफर होगा ना। क्लियर है? अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर को कैसे क्लासिफाइड किया गया? पहला क्या? जनरल, दूसरा स्पेशल, तीसरा काउंटर, चौथा क्रॉस और पांचवा जनरल। का मतलब जो पब्लिक के लिए बना हो और जो पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर ले। जो पब्लिक के लिए बना हो और कोई भी एक्सेप्ट। जैसे देखो जनरल ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ये वैसा ऑफर होता है जो किसके लिए बना होता है? पूरे पब्लिक के लिए, ठीक है। एंड हेंस, और क्या लिखा हुआ है? एंड क्या लिखा हुआ है? एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट, एनीवन कैन एक्सेप्ट, ठीक है। ऐसे समझो। शॉपिंग मॉल में क्या आया? ऑफर। तो क्या जितने लोगों को उस ऑफर के बारे में पता होता है, क्या सब जाते हैं उस ऑफर का बेनिफिट लेने? मॉल वाला ये तो नहीं कहता नहीं नहीं सर आपके लिए नहीं था, ऐसा बोलता है क्या?
नहीं नहीं। सर। नहीं बोलता है ना, यानी वो ऑफर सबके लिए है ना, पूरी पब्लिक के लिए है ना, और Yes. कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना उस पब्लिक में। क्लियर है? Yes. इसका एक केस लॉ है, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिक वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या है केस लॉ? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस लॉ कब का है? 1893 का है। देखो हुआ क्या था इस केस लॉ में, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट निकाला। क्या निकाला? Advertisement. एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट कहाँ निकालते हैं? न्यूज़पेपर में। एडवर्टीजमेंट कहाँ निकालेंगे? Newspaper. न्यूज़पेपर में। और उस एडवर्टीजमेंट में उसने क्या रखा था? रिवॉर्ड। क्या रखा था? इनाम। कितने का? 100 यूरोज का। 100%. इनाम किस चीज का रखा? 100 यूरोज का। और उस ऑफर में ये था कि इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो स्मोक बॉल है, क्या है? जो मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन है, वो अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इन्फ्लुएंजा, यानी एलर्जी वाली बीमारी नहीं होगी, किसी भी तरह की एलर्जी वाली बीमारी नहीं होगी। ये एडवर्टीजमेंट किसने निकाला था? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, कि हमारे दवाई को कंज्यूम करिए, आपको किसी भी प्रकार का एलर्जी वाली बीमारी नहीं होगी, और अगर होती है तो हम आपको क्या देंगे? 100 यूरोज का कंपनसेशन देंगे। क्या देंगे? 100 यूरो का Compensation. कंपनसेशन। तो देखो एक लेडी थी, कौन? कार्लिल। लेडीज कौन थी? कार्लिल। लेडीज का नाम कार्लिल। उसने क्या करा? कंपनी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस दवाई को क्या करा? कंज्यूम करा। उसके बाद भी उनको क्या हो गया? वो एलर्जी, मतलब कंपनी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दवा यूज करने के बाद भी उस लेडी को क्या हो गया? एलर्जी। और उसने केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर। एलर्जी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, तुम क्या करोगे? जो इनाम रखे हो, जो कंपनसेशन रखे हो, वो वापस करोगे ना। कंपनी देने से मना कर दिया कि मैंने आपके लिए तो निकाला नहीं था। तो ये जो कार्लिल नाम की लेडी थी वो क्या कर दी? कंपनी के ऊपर केस। फिर कोर्ट ने बोला कि बेटा जो तुम बोले हो, एडवर्टीजमेंट निकाले हो कहाँ पे? न्यूज़पेपर में। क्या वो एक स्पेसिफिक नाम देके निकाले थे, या तुम ये बोले थे कि कोई भी कंज्यूम करेगा उसको एलर्जी नहीं होगा? ठीक है, तो किसी मतलब कोई भी, मतलब पब्लिक ना, तो पब्लिक में से कोई भी यूज कर सकता है ना। और कार्लिल नाम की लेडी ने यूज करा और उन्हें क्या हो गया? वो एलर्जी हो गई। तो क्या आप उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन दोगे ना? यस सर। यानी ऐसे बोले, कंपनी ने जनरल ऑफर निकाला और कार्लिल ने एक्सेप्ट किया। ऑफर Yes, sir. एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल बन गया। प्रपोजल बन गया। अरे बोलो, यस सर। क्या प्रपोजल बना? Yes, sir. बन गया. ओके, यस सर। ठीक है, ये आया समझ में? यस सर। तो देखो, ये जो जनरल ऑफर, कोई भी ऑफर हो, वो एप्लीकेबल तभी होगा जब आपको उस ऑफर के बारे में पता हो, तभी आप रिवॉर्ड रिकवर कर पाओगे। जब आपको ऑफर के बारे में पता हो तभी आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। अगर ऑफर के बारे में पता नहीं है एक्सेप्टेंस के टाइम, और बाद में पता चलता है, तो रिवॉर्ड तुम रिकवर नहीं कर सकते। कहीं पे लिखो ये चीज। हेलो, हेलो, अरे कॉपी में कहीं भी लिखो। Yes, sir. लिखो जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में एक पॉइंट दो, लिखो जब ऑफर के बारे में पता हो। हिंदी में लिखो, समझ में आ जाएगा। बुक लिए? नहीं सर. क्यों? बोलिए ना आगे. चलो लिखो, क्या लिखवा रहा था मैं। लिखो जब ऑफर के बारे में पता हो,
पता हो तभी कंपनसेशन या रिवॉर्ड रिसीव करेंगे, तभी कंपनसेशन या रिवॉर्ड रिसीव करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखो, रिवॉर्ड रिसीव करेंगे, रिसीव करने का राइट है, रिसीव करने का राइट है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, रिवॉर्ड या कंपनसेशन नहीं पता होने पे, रिवॉर्ड या कंपनसेशन के बारे में नहीं पता होने पे, रिवॉर्ड और कंपनसेशन के बारे में नहीं पता होने पे, नहीं पता होने पे फिर से रिसीव, बोली से क्या बोले? रिवॉर्ड और कंपनसेशन के बारे में जानकारी ना होने पे, रिवॉर्ड और कंपनसेशन के बारे में जानकारी ना होने पे रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे देखो हाँ। एक केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस बोलो, लालमन शुक्ला वर्सेस, गौरी दत्त। देखो गौरी दत्त। जो गौरी दत्त जो है, ये एक बंदा रहता है जिसका नेफ्यू खो जाता है। जिसका क्या खो जाता है? नेफ्यू। नेफ्यू। ठीक है, वो ढूंढता है, मिलता नहीं है। तो गौरी दत्त क्या करता है कि एक रिवॉर्ड निकालता है कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा हम उसको 50,000 रुपए देंगे। जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको क्या दूंगा? 50,000 रुपए। रुपये। गौरी दत्त का एक सर्वेंट रहता है लालमन। गौरी दत्त का सर्वेंट का नाम क्या रहता है? लालमन। उसको ऑफर के बारे में पता नहीं होता है, यानी उसको रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं होता है। नहीं उसको रिवॉर्ड की जानकारी नहीं नहीं होती। होती है, और वो नेफ्यू को ढूंढने चला जाता है। ठीक है, और वो ढूंढ के लाता भी है, और वो ढूंढ के लाता भी है। कुछ दिन बाद जब उसको जानकारी मिलती है कि मतलब मेरे जो मास्टर हैं, मेरा जो मालिक है, उसने ऐसा ऐसा ऑफर दिया था, ठीक है, तो मैंने ढूंढ के लाया तो मेरे को मिलना चाहिए ना पैसे। नहीं, पता नहीं था तो कैसे पहले मिलेगा? मेरी बात सुनो, वो क्या सोचेगा, मेरे को तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, उसने क्या किया, गौरी दत्त के पास गया और उसने बोला कि मालिक आपने रिवॉर्ड अनाउंस करा था, तो वो पैसे। तो बोला कि तुमको उसी दिन मांग लेना चाहिए था ना जिस दिन तुम ढूंढ के लाए थे। तुम आ जाए, तुमको ऑफर के बारे में पता था? तो बोला नहीं। तो बोला जब ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो तुमको रिवॉर्ड कहाँ से दे? रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब रिवॉर्ड के बारे में आपको नॉलेज, नहीं होगा। अरे नॉलेज रहेगा तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा? पूरा कॉन्सेप्ट घुमा देती है। नहीं, भूले कहाँ है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। री लॉग इन करो क्योंकि ये